स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। अरविंद के घर में शादी थी। काफ़ी ज़्यादा धूमधाम मची हुई थी। लोग हंसी मजाक कर रहे थे। सभी कजन्स इकट्ठे हुए थे। अब डीजे वगैरह का माहौल, नाच गाना चल रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जब सभी कजन्स और यहाँ सभी रिलेटिव्स इकट्ठे हों और हॉरर की बातें ना चले। अब एक दिन क्या होता है कि काफ़ी बारिश वगैरह आती है, उसकी वजह से लाइट चली जाती है। हालांकि इन्वर्टर तो था, लेकिन सारे घर को बैकअप रखने के लिए तकरीबन तकरीबन सभी जो लाइट्स है उसको बुझा दिया गया। अब एक कमरे में सभी इकट्ठे होते हैं जो हॉल नुमा था। शुरू होती हैं भूत प्रेतों की बातें। एक से बढ़कर एक किस्से चलते जा रहे थे। अरविंद के मुताबिक कि जब ये किस्सों को बयां किया जा रहा था, अरविंद सबके एक्सप्रेशंस देख रहा था, क्योंकि ये उसको काफ़ी पसंद था कि भाई जब कोई किस्सा सुनाता है तो उसके एक्सप्रेशंस कैसे होंगे। सबके एक्सप्रेशंस में डर तो साफ नज़र आ रहा था, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो शायद जिसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, और वो शख्स थे उसके पिता अजीत। बार बार ये नोटिस कर रहे थे कि ये किस्सा बड़ा भयानक है। अब तो मैं देखता हूँ कि मेरे पिताजी के जो एक्सप्रेशंस है वो कैसे होंगे। लेकिन जितनी बार भी वो अपने पिताजी को इस तरीके से देखते तो उनको नाकामी हाथ लगती। अब ये माहौल ऐसा था कि उस समय तो ये ऐसा पूछ नहीं सकते थे कि पापा क्या बात है, आपको डर नहीं लगता क्या, या फिर आपने इतने किस्से सुन लिए हैं, या फिर कुछ ऐसा देख तो नहीं लिया कि जिसके बाद आपकी इम्यूनिटी हार्ड हो चुकी है इन चीज़ों को लेकर। खैर, अब शादी ब्याह का माहौल था। शादी ब्याह होता है, फंक्शंस ख़त्म होते हैं और जो लाइफ है वो दोबारा से नॉर्मल, मतलब कि हल्ला हुल्ला जो सब खत्म हो जाता है और बैक टू सभी अपने वर्क हो जाता है। अरविंद को अब मौका मिलता है कि वो अपने पिता से बातों ही बातों में कोई चर्चा छेड़े। अब एक दिन ऐसे ही इनकी फैमिली बैठकर बातें कर रही थी कि हाँ भी बड़ा मज़ा आया शादी में, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो फिर अरविंद को लगा एक मौका हाथ में, और अरविंद पूछते हैं अपने पिताजी से, पापा कि आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। इनके पापा बोलते हैं कि बोलो बेटा, क्या बात है। अरविंद कहते हैं कि उस दिन मैंने एक चीज़ नोटिस की। अजीत कहते हैं कि किस दिन की बात हो रही है, तो वो सारे बयान करते हैं कि जिस दिन ये हॉरर चल रहा था तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि जब भी कोई ऐसा भूता किस्सा बताता था तो मैं सबके एक्सप्रेशन देखता था, सभी डरते थे, बहुत डरते थे। लेकिन सिर्फ आप ही थे जिसको कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा था। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में आप डर नहीं रहे थे, या फिर आप शो नहीं करना चाहते थे। हालांकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको शो ना भी किया जाए, आंखें साफ तौर पर बयां कर देती हैं। अजीत खामोश थे। अरविंद की माँ अजीत यानी अपने पति की तरफ देख रही थी, जैसे मानो कि कुछ गहरा राज है जो शायद उनकी पत्नी भी जानती हैं, लेकिन कभी इनके साथ डिस्कस हुआ नहीं, या फिर कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। अब जो अरविंद थे वो और ज़्यादा उत्तेजित थे इस चीज़ को लेके कि पक्का कोई ना कोई बात है और आज एक नया किस्सा सुनने को मिलेगा। लेकिन अरविंद को जो आज किस्सा सुनने को मिलने वाला था, उसके बाद तो अरविंद के रोंगटे खड़े हो जाते। अब अजीत, जैसा मैंने कहा, वो खामोश थे, लेकिन अब ये अरविंद का काम था कि उनसे वो किस्से को निकलवाना। अरविंद की बहन सृष्टि वो भी साथ में बैठी थी। ये दोनों आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं कि भाई मिल गया नया किस्सा, चलो करते हैं, थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं। अब इन्होंने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया अपने पापा को कि पापा बताओ, कुछ तो कुछ बात है। पापा अभी नानुकुर में लगे थे कि नहीं नहीं कुछ कुछ ऐसा नहीं है, बट अब बच्चे हैं कि वो मानते नहीं हैं। आखिर अजीत को उनकी अपने यानी बच्चों की ज़िद के आगे झुकना पड़ा, और फिर वो खौफनाक यादें एक बार फिर से अजीत के सामने आ जाती हैं, जिसको शायद अजीत अपनी ताउम्र ज़िंदगी में कभी याद नहीं करना चाहते थे, या फिर कभी भी उसका स्मरण नहीं करना चाहते थे। वो कुछ ऐसा खौफनाक दृश्य था जो उन्होंने देखा, और जिसके साथ हुआ वो उनको बेहद अजीज थी। अब अजीत कहते हैं कि बेटा, जो ये मैं तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आज की जनरेशन उसमें क्या विश्वास करती है, कितना विश्वास नहीं करती, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं उसको कभी ना ही भुला सकता हूँ ना ही कभी झुठला सकता हूँ। जो किस्सा, जो वाक़या मेरे साथ हुआ,
या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो दादी अम्मा के साथ हुआ या फिर उनके परिवार के साथ हुआ, कभी भी किसी के साथ ऐसा हो ना। अरविंद पूछते हैं कि दादी अम्मा, लेकिन दादी अम्मा तो ठीक है। अजीत कहते हैं कि मैं तुम्हारी दादी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी दादी की बात कर रहा हूँ। अब अरविंद कहते हैं कि यहाँ तक मेरा ख्याल है कि दादी अम्मा यानी कि आपकी दादी, हमारी परदादी, मतलब उन्होंने अच्छी ज़िंदगी जी और आखिर में एक बड़ी शांत तरीके से उन्होंने अपना जीवन समाप्त किया, उनका जीवन समाप्त हुआ, परमात्मा के चरणों में लीन हुए। वो कहते हैं का बिल्कुल ठीक बात है, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि जो उनके साथ हुआ और उनके परिवार के साथ यानी कि हमारा परिवार हुआ? कहते नहीं, ऐसा नहीं था। अब ये जो सारा वाक्य शुरू कहाँ से होता है कि बेटा बात ऐसी है, जिसमें दादी जी की बात कर रहा हूँ ना, वो मेरे सगे दादी जी नहीं थे, हमारे रिश्तेदार में से किसी एक थे। हम उनको दादी जी कहते थे प्यार से, क्योंकि उम्र थोड़ी सी उनकी थोड़े से वृद्ध थे। हम जो थे वो गांव में, मेरा जन्म हुआ तुम्हें पता ही है। अब जो शुरुआती शिक्षा है अप टू अराउंड 8th स्टैंडर्ड तक हमने गांव में की, लेकिन अब ज़रूरत थी कि एक अच्छे स्कूल में शिक्षा कराई जाए, उसके लिए शहर आना पड़ना था। मेरे जो माँ बाप थे वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि भाई हॉस्टल में तो हम नहीं डालेंगे, हॉस्टल का जो कल्चर फ़िलहाल तब तक शायद लोगों के मन में हो, क्योंकि तब इतना नया नया था। अब अजीत के बचपन की बात हो रही है, यानी अब तो अजीत बूढ़े हो चले हैं, तो तब ये जो कल्चर था उसमें जो हमारे जैसे मध्य वर्ग के परिवार इन चीज़ों को थोड़ा सा दूरी रखते थे कि भाई हॉस्टल में बच्चे को नहीं डालना। यही सोच हमारे माँ बाप की भी थी। तो इसका सोल्यूशन जो है हमें बहुत जल्दी मिल गया माता पिताजी को। शहर में ना एक औरत रहती थी जो हमारे माता जी की रिश्तेदार थी, क्लोज रिलेटिव थी। वो अकेली रहती थी। अब क्या होता है कि एक दिन ऐसे कोई शादी समारोह होता है तो मिलते हैं, तो बातों बातों में ऐसे मुद्दा उठता है कि हम परेशान हैं, बच्चे को अब गांव में नहीं रख सकते, उसको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन शहर में ना अब मुझे ये नहीं समझ लग रहा कि गांव में हम अपनी ज़मीनें छोड़कर शहर में कैसे जाएं। मैं अकेली तो आ नहीं सकती बच्चे के साथ, पीछे घर का कौन ख्याल रखेगा, अभी बेटी छोटी है, तो क्या होगा, सारी परेशानियां। तो लेकिन उस परेशानी का हल जो था ना वो दादी अम्मा के पास था। दादी बोलती है, अरे तुम समाधान के सामने खड़ी होकर अपनी समस्याओं को बता रही हो, समाधान तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है। इनकी माँ, अजीत की माँ यानी कि अरविंद की दादी, काफ़ी हैरान होकर पूछती हैं कि मैं समझी नहीं माँ जी, मैं समझी नहीं। तो वो कहती हैं कि देख, मैं अभी घर में अकेली रहती हूँ, अगर तू चाहे तो अजीत आ सकता है, आराम से आए, यहाँ पे पढ़े, मैं उसका ख्याल रखूँगी। और तुझे पता है धन धन्य की कमी नहीं, एक पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं बेटी, बस तू यूँ समझ कि तूने अपना बेटा मुझे दे दिया, अब ये मेरा बेटा है। हालांकि इनकी मदर खुश तो होती है, लेकिन उनको कुछ हेजिटेशन भी थी कि भाई इतनी खेचल दी जाएगी, लेकिन अब बात जो है वो सेटल हो जाती है कि ठीक है, अजीत आपके पास आएगा और जो पढ़ाई का जो है सिलसिला वो शुरू हो जाएगा। दादी, जैसे मैंने कहा कि वो घर में अकेली रहती थी। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि क्या उनका डाइवोर्स हुआ था या क्या कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिससे अब उनका परिवार उनके साथ रहता नहीं है, या फिर है ही नहीं। शायद कुछ ऐसा ही हुआ था और बड़े भयानक तरीके से हुआ था। ये जो दादी हैं ये इनके पास अजीत रहना शुरू कर देते हैं और कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल उनकी, मतलब इनका जो बिहेवियर था कुछ ऐसा पैरानॉर्मल नहीं था जो आप सोच रहे होंगे। लेकिन एक उदासी, एक अलग तरीके का दुख तो उनके मन में था, क्योंकि कई बार अजीत उनको पूछता कि आपके पति, आपके बच्चे, पता तो था अजीत को कि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहने का मतलब कि वो पूछना चाहता था कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन दादी शायद ये सोचती थी कि अभी बच्चा है, मैं इस तरीके की बातें करूँगी। एक बार क्या होता है कि ये अजीत कुछ कॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं जो हॉरर होता है। दादी पूछती हैं कि बेटा ये तुम जो भूतिया कहानियाँ पढ़ते हो तुम्हें डर नहीं लगता? तो ये पूछते हैं कि, ये कहते हैं कि नहीं, इसमें शुरू शुरू में तो लगता था लेकिन अब इतना नहीं डर लगता। दादी कहती हैं अच्छा ठीक है। शायद ये वो लम्हा था जहाँ पर उनकी दादी को भी महसूस हुआ कि मुझे अगर ये पूछेगा तो मैं बात करूँगी। वहीं दूसरी ओर अजीत को भी इस चीज़ का महसूस हुआ कि शायद अब कुछ बात बनती नज़र आ रही हैं, तो मैं एक बार पूछूं तो सही क्या बात है। अजीत दोहराते हैं और पूछते हैं कि दादी अम्मा आप बताइए ना,
मुझे क्या हुआ, मैं देखो मैं डरता नहीं हूँ, आप अगर वो आपको कुछ लगता है इस तरीके का तो प्लीज़ आप बताइए। अब इंसान तो इंसान ही होता है, कभी ना कभी तो वो टूटता है। आज दादी जी के टूटने का दिन था। दादी जी की आंखों में आंसू थे। शायद जब उनको अपने बच्चों की दोबारा से याद आई, अपने पति की याद आई, तो वह ऊँची ऊँची रोने लग पड़ी। अजीत को महसूस होता है कि शायद मैंने काफ़ी दुखती रग पर हाथ लगा दिया है, तो उसकी वजह से शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। वो कहते हैं कि नहीं दादी मामा रहने दीजिए, अगर आपको लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैंने तो जस्ट वैसे पूछा था। लेकिन शायद आज दादी जी बताने के मूड में थी, क्योंकि उनको कुछ नज़र आ रहा था, जिसके बाद शायद उन्होंने ये फील किया कि अब उनके पास ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। दादी जो थी वो बार बार एक जगह देखी जा रही थी। अजीत को ये चीज़ कुछ अजीब लगती है। वो कहते हैं कि आप वहाँ पर क्यों टकटकी लगा के देख रहे हो? तो दादी कहती है कि सोफिया और उसका परिवार अब आ चुका है बेटा। ये बात जब सुनते हैं अजीत, अब इनको काफ़ी हैरानी में होती है कि ये सोफिया कहाँ से आ गई। ये पूछते हैं कि दादी अम्मा सोफिया कौन है? तो दादी कहती हैं कि बेटा बस अब जो तुम्हें मैं बताने जा रही हूँ ना, सोफिया और उसका परिवार इस चीज़ की एक बहुत बड़ी कड़ी है। शायद कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें नज़र ना आऊँ। अजीत को ये बात काफ़ी हर्ट करती है कि ना नज़र आने का मतलब वो समझ रहा था। अजीत रो रहा था, वो कह रहा था कि दादी ऐसी बात मत कीजिए, आपने नहीं बताना मत बताइए। लेकिन दादी कहती हैं कि शायद समय आ चुका है बताने का। तो अब दादी बताना शुरू करती हैं कि दरअसल वो इस दुनिया में अकेली कैसे रह गई हैं, और बातों ही बातों में ये क्यों अब कह रही हैं कि वो शायद अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। वो कहती हैं कि तुम्हें शायद नहीं पता बेटा, मैं और मेरा परिवार यूएसए में रह रहा था। मुझे तुम्हारे दादाजी यूएसए लेकर गए शादी के बाद, वहाँ पर परिवार बढ़ा। लेकर तो वो यूएसए तुम्हारे दादाजी गए थे, लेकिन जब मैं आई तो मैं अकेली आई, क्योंकि तब तक सब खत्म हो चुका था। और ये हादसा कैसे हुआ, वहाँ पर ना मेरी दोस्ती एक औरत से हुई जिसका नाम था सोफिया, क्रिश्चियन, यूएसए बोर्न, और काफ़ी अच्छी औरत। उसकी भी शादी हुई थी, उसके भी 2 बच्चे थे, और मेरे भी 2 बच्चे थे वहाँ पर। अब हमारा जो ताल्लुकात था वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो चुके थे। हम फैमिली के रिलेशन जैसे हो गए थे, एक दूसरे के घर वीकेंड पर डिनर करना, कहीं घूमने जाना, इकट्ठे जाना, कोई समस्या भी होनी तो उसको मिलकर हमने रिज़ॉल्व करना, इस तरीके का। यानी कि जैसे मानो कि हम दोनों बहनें ही हैं, सगी बहनों से भी ज़्यादा। वो क्रिश्चियन थी, इंग्लिश बोलती थी, लेकिन मेरे बच्चे उसको मासी बोलते थे, उसके बच्चे भी मुझे मौसी बोलते थे, थोड़ा बहुत जितनी वो हिंदी बोल पाते थे। अब एक बार वो भयानक हादसा होता है, जिसके बाद ना सिर्फ उसका परिवार ख़त्म होता है बल्कि मेरा परिवार भी ख़त्म होता है, ठीक वैसे ही जैसे उसका परिवार ख़त्म हुआ। हम जा रहे थे कहीं कैंपिंग करने के लिए, छुट्टियां चल रही थी गर्मियों की, और हमने एक बड़ी गाड़ी की जहाँ पर हम सारे एक गाड़ी में आ जाते थे। एक जगह पे जब हमने कैंपिंग करने के लिए रुके, वहाँ पर हमने सामान निकालना शुरू किया, और धीरे धीरे मतलब मेरे दोनों बच्चे उतर गए, मैं उतर गई, और हस्बैंड भी मेरे उतर गए। पहले तो सोफिया और उसका परिवार भी उतर गया, लेकिन बच्चे ना कुछ जिद कर रहे थे कि हमने दूर कहीं बारिश नज़र आ रही थी, जो बादल शो कर रहे थे, तो बच्चे ना जिद कर रहे थे कि हमने ना वो बारिश देखने जाना है। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद हम यहाँ पर आए थे, तो मैं तो पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, बच्चे भी एग्जॉस्ट हो चुके थे, पति भी, हस्बैंड भी एग्जॉस्ट हो चुके थे। हम तो रेस्ट करना चाहते थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर उसके बच्चे जिद इतनी कर रहे थे, और थके होने के बावजूद सोफिया और उसके पति को अपने बच्चों की बात माननी पड़ी, और ये कार में दोबारा से बैठते हैं। अब जैसे कहते हैं कि जब जिसकी आई हुई हो तो यही सब कुछ होता है। कार स्टार्ट करते हैं, अभी कार ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर ही आगे गई होगी, अचानक से कार में आग लग जाती है, और देखते ही देखते इतनी भीषण आग होती है कि पूरी की पूरी कार
आग की लपटों की जद में आ जाती है। हमें उस कार में उस सारे परिवार के चीखने की आवाज़ें हम सबका दिल दहला रही थी, लेकिन हम चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते थे, कारण कि जितनी कार में आग लगी थी, ऊपर से हमने कार में एक पेट्रोल की कैनी भी डाली हुई थी फ्यूल की, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उसको यूज़ कर सकें, जिसकी वजह से जो लपटें हैं वो इतनी ज़्यादा भयानक हुई कि हमें मौका ही नहीं मिला उनको बचाने का। उनकी चीखों पुकार, हमें चीख चीख कर कह रहे थे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, लेकिन जैसे जैसे कार धू धू कर जलती गई, वैसे वैसे ही वो चीखें धीरे धीरे कम होती गई, और उसके बाद वो कार और सोफिया और उसका पूरा परिवार राख में तब्दील हो गया। हम कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि पानी का सोर्स तो था नहीं, रह दे के कुछ बोतल्स थी जो कुछ नहीं कर सकती थी। ना चाहते हुए भी हमें स्पेक्टेटर बनना पड़ा, हमें मूक दर्शक बनना पड़ा। लेकिन जब सोफिया जलकर राख हो रही थी, मैंने सोफिया की आंख में गुस्सा देखा। वो बड़े गुस्से से चीख तो रही थी, लेकिन उसकी आंख का गुस्सा मुझे डरा रहा था। जैसे मानो कि शायद उसको ये लग रहा है कि कहीं इस हादसे का हमसे कोई लिंक तो नहीं, या फिर शायद हम उसके नज़रिए से उसको बचा सकते थे, उसके परिवार को बचा सकते थे, लेकिन जानबूझकर नहीं बचा पाए। लेकिन आग की लपटों के साथ कौन खेल सकता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी घटना थी। देखते ही देखते जब ये खबर पहुंची तो हर कोई हैरान कि कैसे हुआ, क्या थी दिक्कत। गर्मियों के दिन चल रहे थे, शायद कार की मेंटेनेंस ठीक तरीके से की नहीं गई और बैटरी वगैरह में स्पार्किंग हुई और आग लग गई। देखते देखते कार में फ्यूल होने की वजह से एक्स्ट्रा वो जो आग है इतनी जल्दी भड़की, इतनी जल्दी फैली कि काबू ही नहीं पाया जा सका। सोफिया और उसका परिवार तो वहाँ पर ख़त्म हो गया, उसका तो किस्सा वहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन हमारा श्राप शुरू हुआ, शायद जो सोफिया ने दिया होगा हमें मरने से पहले। हमें हमारी ज़िंदगी को नॉर्मल होने में काफ़ी समय लगा, कुछ महीने लगे, क्योंकि रह रहकर हमारी आंखों के सामने, बच्चों की आंखों के सामने, हस्बैंड की आंखों के सामने वही दृश्य आता था कि कैसे हमारा ही परिवार था ना, वो कैसे धू धू कर वो परिवार जला और हम कुछ कर नहीं पाए। एक बार क्या होता है कि मैं देखती हूँ कि जो मेरे पति हैं ना, वो एक ही जगह पर टकटकी लगा के देखते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। मैं कहती हूँ कि क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देखते हो। वो कहते हैं कि मुझे सोफिया और उसका परिवार नज़र आ रहा है। मैं पूछती हूँ कि मतलब क्या हेलुसिनेशन है आपको, मुझे लगता है साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। लेकिन कहते हैं नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि बस हम आपको लेने आए हैं, आपने हमें जलता हुआ छोड़ दिया, अब आपका भी वही असर होगा। मैं ये बात सुनकर डरी तो सही, लेकिन मुझे लगा कि शायद जो दृश्य देखा था उसका असर अभी तक है मेरे पति पर, तो उसकी वजह से मैं समझ सकती हूँ और मैं ये सोचने लगी कि किस अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए ताकि हम इस ट्रॉमा से निकल सके। लेकिन शायद काफ़ी देर हो चुकी थी। एक बार संडे की बात है, मैं कुकिंग कर रही थी, बच्चे गार्डन में खेल रहे थे, लेकिन अचानक से बच्चों की चीखों की आवाज़ आने लग पड़ी। वो जल्दी भागते भागते मेरे पास आए, मम्मी देखो पापा को क्या हुआ क्या हुआ। मैं देख रही हूँ कि वो जो एक रेस्ट चेयर पर बैठे हुए थे वो आग की लपटों में धू धू कर जल रहे थे। ना ही कोई आसपास कुछ ऐसा कोई स्पिरिट टाइप यानी कुछ फ्यूमेबल समथिंग, कुछ ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वजह से उनको आग लग गई। और ऐसा नहीं, सबसे ख़ास बात कि जब किसी इंसान को आग लगती है तो वो भागता है, जितनी देर उसके अंदर जान होती है वो भागता है, लेकिन वो भाग नहीं रहे थे। मानो कि कुर्सी पर बैठे थे, किसी ने उसको आग लगाई और उसके बाद बस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरे सामने देखते ही देखते मेरे पति धू धू कर जल गए, मैं कुछ नहीं कर पाई। इससे पहले एम्बुलेंस आती, इससे पहले आसपास के लोग भी रिस्पॉन्स करते, मेरे पति की जो जान थी वो मेरे पति के शरीर से निकल चुकी थी। शरीर तो बिल्कुल रहा ही नहीं। अब तो वहाँ पर बचा था सिर्फ हड्डियों का कंकाल, ठीक वैसे ही जैसे कुछ महीने पहले सोफिया और उसके परिवार का हड्डियों का कंकाल गाड़ी में से निकला था। हमारा तो रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि आखिर जो मेरे पति कह रहे थे क्या वो सच था।
क्या उनको सोफिया और उनका परिवार नज़र आया और उन्होंने ये कहा कि कुछ ही दिनों के मेहमान हो, मैं तुम्हें वैसे ही ले जाऊंगी जैसे हमारी मौत हुई। हादसा बहुत बड़ा था, सदमा बहुत गहरा था, समय लगा। अभी तो हम सोफिया और उसके परिवार के सदमे से नहीं उबर पाए थे और ऊपर मैंने अपने पति को ऐसे धो धो कर जलते हुए देखा। लेकिन बेटा अजीत, किस्सा यहीं पर ख़त्म नहीं होने वाला था। ये तो शुरुआत थी, शुरुआत थी उस अंत की जो मेरे परिवार पर श्राप बनकर टूटा। फिर मेरे पहले बड़े बेटे का ठीक ऐसा ही हश्र हुआ। रात के समय में जब मैं उनको सुला कर आई, मेरा छोटा बेटा भागता भागता मेरे कमरे में आया। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस कांपे जा रहा था और इशारा कर रहा था कमरे की ओर। जैसे जैसे मैं कमरे की तरफ बढ़ती जा रही थी, मेरा दिल बैठे जा रहा था, क्योंकि उस कमरे से रोशनी नज़र आ रही थी। मेरा बेटा बालकोनी के एक कोने में पड़ा हुआ था, या यूँ कहें कि बेटा नहीं, उसका कंकाल। पता नहीं कैसे, क्यों, किस तरीके से वो भी जलकर राख हो चुका था। और फिर से मुझे मौका मिला ही नहीं, क्योंकि वो भी कुछ दिनों से ये शिकायत कर रहा था कि मुझे सोफिया मौसी नज़र आ रही है, उनका परिवार नज़र आ रहा है। उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अभी मैं इस चीज़ को लेकर डॉक्टर से बात करना चाहती थी, डिस्कस करना चाहती थी, अपॉइंटमेंट थी। उस अपॉइंटमेंट का कभी टाइम आया ही नहीं और मेरा बच्चा वो भी जलकर राख हो गया। अब हम सिर्फ माँ और बेटा बचे। मेरी ज़िंदगी तो सारी की सारी ख़त्म हो ही चुकी थी, कुछ बचा ही नहीं था कहने के लिए, सुनने के लिए, या फिर कुछ ज़िंदगी का आगे। मेरा सिर्फ एक बच्चा रह गया था, शायद मैं उसके लिए जी रही थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो भी चंद दिनों का मेहमान है। वो भी कुछ दिनों बाद ये कहने लगा कि मम्मी, मुझे सोफिया मौसी नज़र आती हैं। मेरी तरफ देखकर सारा परिवार जस्ट मुस्कुरा रहा होता है। इस बार मैंने कोताही नहीं बरती, इस बार मैंने उसको पूरा सर्विलेंस किया, अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करती थी, उसके साथ रहती थी। डॉक्टर को भी दिखाया, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट ली। डॉक्टर ने कहा कि कोई दिमागी प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। अब तो मैं उसको छोड़ती ही नहीं थी कहीं। उसका मैंने स्कूलिंग तक छुड़वा दी कि पढ़ना तो कभी हो जाएगा, लेकिन जान गई तो वापस थोड़ी ना आएगी। लेकिन तुम क्या यकीन करोगे कि मैं किचन में काम कर रही थी, उसी किचन के बिल्कुल पीछे जो डाइनिंग टेबल था, मेरा बच्चा वहाँ पर बैठा ड्राइंग कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं घूम कर देखती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ महसूस होता है कि शायद आग की लपटें जल रही हैं, और मेरे घूमते ही मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ है, या क्यों कहें कि आराम से जल रहा है। मेरे पास और बचा क्या अजीत, मैं तो बस ख़त्म हो चुकी थी। जो ये तुम्हें मैं नज़र आ रही हूँ ना, मैं तो बस एक पुतला हूँ। मेरा परिवार जैसे ख़त्म हुआ, उससे पहले सोफिया का परिवार जैसे ख़त्म हुआ, और मैंने इतने अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा है अजीत, कि मैं बस, मुझे नहीं पता कि मैंने सुसाइड क्यों नहीं किया, ना जाने किस कारण से नहीं कर सकी। लेकिन अब मेरे लिए यूएसए में कुछ बचा नहीं था। मैं इंडिया वापस आई। इंडिया वापस आकर मैंने कुछ यहाँ पर मेडिटेशन की और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मुझे हमेशा ये होता था कि मुझे काश सोफिया नज़र आ जाए। मैं खुद जान नहीं दूंगी अपनी, सुसाइड नहीं करूँगी, गुनाह है ये, पाप है। मैं हमेशा हमेशा बस एक ही प्रार्थना करती थी कि मुझे सोफिया नज़र आ जाए, प्लीज़ सोफिया मुझे नज़र आ जाए। क्योंकि मुझे पता है जिस दिन वो मुझे नज़र आई, बस मेरी ज़िंदगी के चंद ही दिन बाकी बचेंगे। और बेटा तो ये सच कहूँ, आज वो दिन आ चुका है। मुझे कुछ दिनों से सोफिया नज़र आ रही है। अब कुछ दिनों तक ही मैं मेहमान हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सारा बंदोबस्त मैंने कर दिया है। मेरे एक रिलेटिव है जो यहाँ पे रहते हो, मेरे बाद वो वहाँ पे तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम उसके पास जाओगे। अजीत को ये बातें काफ़ी अजीब लग रही थी। वो उसको लग रहा था कि शायद ये कहानी है, इसका सच से कोई वास्ता नहीं है। और अजीत इस चीज़ को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता, वो डरता है। आज काफ़ी समय बाद वो एक किस्से को सुनकर डरा था, लेकिन इस कदर नहीं कि वो इस चीज़ों को इतना सीरियसली लेता। अब
गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। अजीत की माँ और अजीत की छोटी बहन छुट्टियां काटने के लिए कह सकते हैं कि अजीत के पास ही आई थी, क्योंकि अजीत गाँव नहीं गया था। होमवर्क था, कुछ ओवर टाइम्स वगैरह चल रहे थे, तो इसलिए वो वहाँ पे रह रही थी। अब अजीत की माँ और उनकी दादी जो थी, जिन्होंने दादी बनाया था, ये बातें कर रही थी और ये दोनों जाने खेल रहे थे। अजीत की माँ कहती है कि मैं कुछ सब्ज़ी वगैरह ले आती हूँ बाज़ार से, तो कहते हैं हाँ आप ले आओ। कुछ समय बाद अजीत ये नोटिस करते हैं कि उनकी जो दादी हैं वो कमरे से आगे बालकोनी की तरफ जा रही हैं। कुछ समय बाद उनको अजीत को ऐसा महसूस होता है कि कुछ जल रहा है। अजीत भागे भागे बालकोनी की तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि एक हाथ ऐसे उठा हुआ, बाजू उठी हुई है, वो अजीत को अपनी तरफ बुला रही हैं, लेकिन लपटों से घिरी हुई। अजीत की तो देखकर चीखें निकल जाती हैं। जो कुछ दिन पहले अजीत को ये महसूस हो रहा था कि ये तो जस्ट एक कहानी है, जस्ट एक किस्सा है, नहीं, वो नहीं था। अजीत अब प्रत्यक्षदर्शी बन चुका था उस हादसे का। वो हादसा जो कुछ सालों पहले दादी अम्मा के सारे परिवार, उससे पहले उनके फैमिली जो फ्रेंड थे उनके साथ हुआ। अजीत को ये बात काफ़ी अजीब लगती है कि एक औरत धू धू कर जल रही है और वो भाग नहीं रही, वो हिल नहीं रही, बस वो बालकोनी में एक चेयर पर कोने में बैठी हुई है और वो जले जा रही है। अजीत की चीखों की आवाज़ सुनकर सारे का सारा मोहल्ला जो है वो इकट्ठा हो जाता है और देखते देखते हड़कंप मच जाता है। कुछ ही समय में उनकी दादी राख में तब्दील हो चुकी थी और जैसा कि उन्होंने कहा था, वो अब इस दुनिया में नहीं थी। बस अजीत को तो इस बात का ट्रॉमा था, बेहद बड़ा ट्रॉमा। कुछ समय तक तो अजीत को ये लगता रहा कि कहीं सोफिया आंटी मेरे पास तो नहीं आएंगी, मुझे तो नहीं कहेंगी कि अब तुम्हारा समय भी आ चुका। हालांकि उनका डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं था, लेकिन अजीत के मन में ये डर बैठ चुका था और उसके बाद अजीत कभी उस घर में वापस नहीं गया। कभी भी उनको उनके दादी के होने का एहसास नहीं हुआ और कभी भी सोफिया के होने का एहसास हुआ नहीं। लेकिन जो उनका मेंटल ट्रॉमा था वो आज तक भी उनके दिमाग में छाया हुआ है और उनको इस हादसे से बढ़कर कोई हादसा लगता ही नहीं है। उनको बस ये लगता है कि जो मैंने देख लिया, इससे भयावह कुछ नहीं था, इससे डरावना कुछ नहीं था। और उनकी दादी ने तो इससे भी बढ़कर बहुत कुछ देखा। उनकी दादी ने देखा कि उनके पति उनकी आंखों के सामने कैसे चले, उनके दोनों बच्चे उनकी आंखों के सामने कैसे चले और उनके फैमिली फ्रेंड्स कैसे चले, और आखिर में इस चीज़ का अंत अजीत की आंखों के सामने हुआ। ये एक श्राप बना एक परिवार पर। शायद उस परिवार की कोई गलती नहीं थी, लेकिन श्राप उनको भुगतना पड़ा और सबकी मौतें इतनी ज़्यादा हैरानीजनक कि एक इंसान को ऐसे कैसे आग लग सकती है। किस्सा काफ़ी अजीब था, दर्दनाक था। बताइए कमेंट्स में ज़रूर कि कैसा आपको ये, आप क्या कहना चाहेंगे इस किस्से के बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ें कम्युनिटी के रूप में, तो जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा यूट्यूब की कम्युनिटी का, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब की कम्युनिटी, और एक अच्छी वार्तालाप होती रहेगी। और साथ के साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्टोरीज़ को बयां करें मेरी ज़ुबान के ज़रिए, मेरे नरेशन के थ्रू, तो जो आपको ये नंबर फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप का, साथ के साथ ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी, इन तीनों जरिए में से किसी भी जरिए के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, और अगर जस्टिफिकेशन हुई तो ये कहानी मैं, जो आप मुझे बताएंगे, मैं ज़रूर उसको नरेट करूँगा। अब इससे पहले हम अगले किस्से की ओर बढ़े, उससे पहले आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जैसा मैंने कहा कि कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगला किस्सा है राजीव का। और राजीव कहते हैं कि कई बार हमें ना, हालांकि बड़े किस्सों में ऐसा होता है कि हमें बड़ों की बात को मान लेना चाहिए और हम मानते नहीं हैं। ऐसा ही राजीव के साथ भी हुआ। राजीव अपने एक रिलेटिव के यहाँ गए थे कुछ दिनों के लिए। उनकी कुछ टेस्ट था और वो चाहते थे कुछ एनवायरनमेंट ऐसा कि जहाँ पर वो बड़ी तसल्ली से आराम से पढ़ सकें। अब क्या होता है कि कुछ दिन तो जो राजीव है वो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अब उनको ऐसा फील होता है कि भाई मुझे ना
मतलब सिलीनेस आ रही है, आलसीपन आ रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं कॉफ़ी वगैरह जो है मैं उसका अरेंजमेंट करता हूँ। तो ये पूछते हैं अपने रिलेटिव से कि भाई मेरे पास, आपके पास कॉफ़ी है? वो कहते हैं नहीं कॉफ़ी तो नहीं है। तो राजीव कहते हैं तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं कॉफ़ी बाज़ार से ले आता हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं सुबह ले आना, ऐसी भी क्या बात है। लेकिन राजीव की जो प्रेपरेशन थी काफ़ी ज़्यादा वो थी, ज़रूरी थी। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको तो आप ना जाओ, मैं खुद लेकर आता हूँ, बड़ी ज़रूरी है। अब वो जो राजीव के रिलेटिव थे ना, बाय द वे जो ये किस्सा है ये कर्नाटका का किस्सा है। तो वो कहते हैं कि देखो बात ऐसी है कि बाज़ार बंद हो गए होंगे, ये बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है, उसकी वजह से दुकानें बंद हो गई होंगी। और एक और बात है कि जो ये पेड़ तुम्हें दिखता ना, आगे एक बरगद का पेड़ है जिसको पार करके जाना पड़ता है, तो यहाँ पर ना अकेले रात के समय में कोई जाता नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ पर कोई एक बूढ़ी औरत है जो कुछ चुड़ैल जैसी है, मतलब वो इंसान नहीं है, तो कई बार वो लोगों का पीछा करती है। ये सुनकर राजीव अंदर ही अंदर खूब हंसते हैं कि भाई कस्बा है और दिमाग भी लोगों का वैसा ही है कि ये फिर भूत चुड़ैल वाली बातें, जिस पर ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे तब तक जब तक ये वाक्य नहीं हुआ। राजीव कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं सिर्फ टहलना चाहता हूँ, नहीं भी कॉफ़ी मिलेगी कोई नहीं, मैं पेड़ तक नहीं जाऊँगा, उससे पहले मुझे ना कुछ हो रही है, सफोकेशन हो रही है। अब उनके रिश्तेदार कहते हैं 11 बजे का समय है, चलो जाओ कोई बात नहीं। अब ये जब घर से बाहर निकलते हैं, अब वो जो पेड़ था दूर था, मतलब ऐसा नहीं था कि नज़र आ रहा था। अब ये जब उनको पता लग गया कुछ पेड़ के आसपास है जिस पर ये बिल्कुल विश्वास नहीं करते, तो ये पेड़ की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जो कहें कि खिंचे जाना शुरू हो जाते हैं। जब ये पेड़ की तरफ जाते हैं ना, पेड़ को अच्छे तरीके से निहारते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो इनको कुछ भी ऐसा नज़र आता नहीं जिससे ये एक सोच सकें कि पेड़ में ऐसा कुछ है। अब ये खूब हंसते हैं कि भाई कुछ नहीं है, चलो अब मैं ना जाके बताऊंगा अपने रिश्तेदार को कि देखा कुछ नहीं था, मैं तो उस पेड़ से हो भी गया, आप किन दकियानुसी बातों में पड़े हो, को क्या आप कर रहे हो, कुछ नहीं है ऐसा। अब वो ना वापस आ रहे हैं, वापस आते आते उनको खटका सुनाई देता है, जैसे कोई ज़मीन पर जो वो होती है स्टिक होती है, जैसे बुजुर्ग लोग स्टिक लेकर चलते हैं ना, वो टक 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 की आवाज़ आ रही है। ये अपने साइड पे देखते हैं तो ये महसूस करते हैं कि एक बूढ़ी औरत है जो उनके बिल्कुल पैरेलल चल रही है। इनको कुछ अजीब तो लगता है कि इस समय रात के 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये बूढ़ी औरत यहाँ पे कैसे चल रही है। बात हुई थी चुड़ैल की, बूढ़ी चुड़ैल की, लेकिन इनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। ये थोड़ी सी तेज़ चलना शुरू करते हैं और ये क्या पाते हैं कि वो भी तेज़ चल रही है, जितनी स्पीड पर ये चल रहे हैं, अगर ये बिल्कुल स्लो हो रहे हैं वो भी स्लो हो रहे हैं। उसने साइड पर ना घूंघट ओढ़ा हुआ था, उसकी शक्ल अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे ये बिहेव कर रहे थे। इनको अजीब लगता है, ये फिर अब उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते और आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब वो जो आवाज़ है, यूँ कहें कि वो जो आवाज़ थी स्टिक की, वो डुप्लीकेट भी हो जाती है। यानी कि इनके पहले लेफ़्ट से वो आवाज़ आ रही थी, अब लेफ़्ट के साथ साथ राइट से भी आवाज़ आ रही थी, जैसे कि राइट में भी कोई चल रहा है। ये पहले लेफ़्ट की तरफ घूमकर देखते हैं, फिर वही बूढ़ी वैसे ही चल रही थी, उसके इस तरफ घूंघट था जिससे उसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही थी। अब वो जब राइट की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर भी सेम उसी कपड़ों में ऐसे ही घूंघट ओढ़े बूढ़ी चल रही थी, जैसे कि वहाँ पर साइड में बूढ़ी थी। ये वो पल था जहाँ पर अब इनको यकीन आ चुका था कि सच में भूत चुड़ैलें होती हैं, लेकिन ये फंस चुके थे। ये बस अब चीखें मारते हुए भागते हैं जितनी तेज हो सकता है। ये नहीं नोटिस करते कि अब उनके साथ साथ कोई भाग रहा है या नहीं, लेकिन जितनी जल्दी हो सकता है। ये घर का जो दरवाज़ा है वो कैसा था, कई घर होते हैं ना जिनका एक मेन डोर होता है और उसके आगे एक छोटी सी दीवार होती है, छोटा सा दरवाज़ा होता है। तो दरवाज़ा उन्होंने अंदर से कुंडी लगा दी थी कि जब आएगा खटकाएगा और हम खोल देंगे। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ पर खड़े होकर वो दरवाजे को नॉक करे और वो दीवार को फांद के जल्दी से अंदर जाता हो और फिर धड़ाधड़ दरवाज़ा खटखटाता है। जब इनके रिश्तेदार दरवाज़ा खोलते हैं तो ये जल्दी से भागे हुए अंदर आते हैं और रिश्तेदार को पता लग चुका था कि इसने देख ली है और इसको विश्वास आ चुका है। ये उसके पास जाकर माफ़ी मांगते हैं कि मैंने सच में वो चुड़ैल देखी और एक नहीं दो। हालांकि उनके रिश्तेदार कहते हैं कि लोगों को नज़र आती है, कई बार वो लोगों को भ्रमित भी करती है, लेकिन आज तक कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ नहीं, किसी की मौत हुई है, किसी को नुकसान पहुँचा है, बस वो परेशान करती है।
वो तुम्हें भी कर रही थी, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए था, मेरी बात को मान लेना चाहिए था। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखना कि जो बड़े कहते हैं, चाहे तुम उस पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन कई बार जानबूझकर पंगे लेने की ज़रूरत होती नहीं। राजीव उसके बाद इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके थे, और उसके बाद कभी भी रात के समय में उन्होंने उस पेड़ की तरफ रुख किया नहीं, जो कि एक समझदारी भरा काम था। आई होप ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं कुछ खास कमेंट की ओर, जो भाई ने 1-2 बार मुझे किया था। अब उसका जवाब क्या दें, मैं सोच रहा हूँ कि रिस्पॉन्स कर देते हैं, और भाई प्लीज़ आप इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। तो ये जो हेल हनी है 118811 भाई, आपका कमेंट थोड़ा सा लंबा है, तो जस्ट मैं पढ़ता हूँ। हेलो सुनील भाई, मेरा नाम गौरव चौधरी, जो आपने ब्रैकेट में लिखा जाट है, यानी आप बता रहे हैं कि आपकी कास्ट जाट है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और इंटरनल टेररिस्ट जो हैं अपनी इंडियन में, जो हमारे देश में रहकर भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज़ कुछ शब्द हमारे देश के लिए ज़रूर बोलना। मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूं, कभी कमेंट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत बिजी रहते होंगे इसलिए, लेकिन आज के हालात देखकर सोचा आपका चैनल के थ्रू इंडिया के लोगों में एक मैसेज दे दिया जाए आपकी ज़ुबान में, क्योंकि जैसे मैं आपको फॉलो करता हूं, आपकी नरेशन पसंद करता हूं, वैसे भी बहुत ऑडियंस है जो आपकी सोच और आपकी आवाज़ को पसंद करती है। लॉट्स ऑफ लव ब्रदर फ्रॉम हरियाणा जिनजोली से। जय हिंद, जय जाट। भाई देखो, पहली बात तो ये है कि ठीक है, एक नॉर्मली ये एक हॉरर स्टोरी नरेशन में है, तो मैं इसको ना पोलिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैं क्या बोलूँगा, हमारी आर्मी बोल चुकी है और बड़ा ही टफ तरीके से बोल चुकी है। वो अपने देखा ही ऑपरेशन, फिलहाल तो अब सीज फायर हो गया, लेकिन सॉरी टू से पाकिस्तान सुधरेगा नहीं कभी। मैं पाकिस्तान के लोगों की बात नहीं कर रहा, उनकी गवर्नमेंट और उनकी आर्मी की बात कर रहा हूँ, और कई पाकिस्तानी ऐसे होंगे जो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि भाई नहीं सुधर सकते ये लोग, क्योंकि आपके जो सियासतदान है, आपकी रोटी चलती ही कश्मीर के मुद्दे से है। अगर कश्मीर का मुद्दा आपके पॉलिटिक्स से और आपके आर्मी से निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपको रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त मिला इंडिया की, कुछ नहीं रिस्पॉन्स मिला भाई, आपने डिफेंस करना था। और जब कोई पर्सन आप पर अटैक कर रहा है, डिफेंस जो करता है, तो अटैक करने वाले को नुकसान होता ही है ना। तो ये दिन जो ये कॉन्फ्लिक्ट था, कुछ दिन और खिंच जाता तो परेशानी आ जानी थी काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा कि हम जीत गए, आप हार गए, ये हो गया वो हो गया। जंग में कोई नहीं जीतता, फ्रेंकली स्पीकिंग, सभी हारते हैं, जो मरते हैं सभी हारते हैं। एक बात भाई, मुझे आपके बारे में कहूँगा, देखो आपने अपनी ब्रैकेट में जाट लिखा, जब देश पर विपदा आती है तो फिर कोई जाट ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई नहीं होता, सभी इंडियन होते हैं। अगर हम जय हिंद के साथ जय ब्राह्मण, जय जाट, जय क्षत्रिय लगा देंगे तो फिर उनको क्रैक्स नजर आएंगे हमारी यूनिटी के अंदर। आपकी कास्ट, आपकी बिलीफ, आपका एक पर्सनल मैटर है, उसको देश के आगे कभी मत रखिएगा। हम सबसे पहले इंसान हैं, फिर इंडियन हैं, बाद में कुछ होता रहेगा। तो भाई आपसे एक विनती है कि वैसे आप जाट होंगे, और आपकी जो कौम है, आपकी बिरादरी है, बहुत शानदार बिरादरी है, देश के लिए भी काम किया, बड़े हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए वी ऑल आर इंडियंस और वी ऑलवेज बी। तो आई होप जो ये मैसेज है आपको भी, और जो आप चाहते थे कि जैसे आप कहते हैं कि मैंने कमेंट कभी नहीं किया और आज आप स्पेशल कर रहे हो, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपने ये इस लायक मुझे समझा कि इसके बारे में कुछ बोलूं, लेकिन बात ऐसी है कि मुझे मैं कहता हूं कि हमारी जो आर्मी है उसने जवाब दे दिया, दैट्स इट। अब हमारे जवाब देने का कोई चक्कर बनता नहीं है। आज का जो एपिसोड है वो मुझे लगता है कि उसको यहीं पे विराम दे देना चाहिए, ताकि हम जल्दी से अगले एपिसोड पर भी काम कर सकें। और इसी के साथ ही विराम लगाते हैं आज के एपिसोड को, लेकिन जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।